तो स्विच टू साइलेंट मोड, स्विच। तो क्या देखते हैं इस कंडीशन में प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है। मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं उत्पादन की लागत को। आप समझ लीजिए कि जो हम लोग कॉस्ट परचेज करते हैं ये प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा बेनिफिट को ऐड करके दिया जाता है। तो हम जो चर्चा कर रहे हैं ये चर्चा है प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन की लागत। एवरी फर्म और प्रोड्यूसर हैज़ टू अरेंज वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग फॉर प्रोडक्शन। Expenditures made for using these factors of the production process is termed as cost of production। इसी को कहते हैं उत्पादन का खर्चा। यानी बहुत सारी कंपनियां नया नया उत्पाद बनाती है, उसमें लगने वाला खर्च प्रोडक्शन कॉस्ट कहलाती है। अब बारी आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की। नंबर 1 मनी कॉस्ट, नंबर 2 रियल कॉस्ट, नंबर 3 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या, चलिए ध्यान से देखिए क्लासिफिकेशन। तो जो पैसे खर्च होते हैं, तो अगर आप सिंपल भाषा में आप समझिए इसको, तो आप जानते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है, कंपनी रॉ मटेरियल को खरीदती है, फिर उस रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ लेबर चार्जेस होते हैं, फिर मशीनरीज के चार्जेस होते हैं। तो ये सारे कॉस्ट मिलकर के फिर सेल्स में जब ये जाती है तो सारे कॉस्ट को ऐड करने के बाद इसके ऊपर प्रॉफिट को भी ऐड किया जाता है और फिर उसको डीलिंग पर डाला जाता है। आइटम्स इंक्लूडेड इन मनी कॉस्ट में क्या क्या आइटम देखिए डाला जाता है। अगर पूछा जाएगा व्हाट काइंड्स ऑफ मनी कॉस्ट इंक्लूडिंग, व्हाट काइंड्स ऑफ मनी कॉस्ट होता है रॉ मटेरियल्स के पैसे जो लगे वो मनी कॉस्ट कहलाएगी। वेजेस एंड सैलरी, जो उसके ऊपर खर्चा हुआ तनख्वाह सैलरी, वो भी कहलाएगी मनी कॉस्ट। एक्सपेंडिचर और इंडिविजुअल बिग मशीन को खरीदने में जो खर्चा आया है। अब देखिए एक कंपनी अगर सामान बना रही है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, लेबर है, रॉ मटेरियल है, कच्चा माल जिसको कहते हैं, तो सबका पैसा जोड़ेगा ना, उसको मनी कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? मनी कॉस्ट। ओके। बिग मशीन। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, अब जो पूंजी लगाया है उसका इंटरेस्ट, जैसे बहुत बड़ा बिल्डिंग है उसको भाड़ा पे लिया है, उस पे 100 फ्लोर है, तो उसका भी पैसा इसी पे जोड़ा जाए। ये रेंट, जो भी पेमेंट टू लैंड बिल्डिंग ओनर, ये सारे चीज़। डिप्रिसिएशन, घटता रेट बढ़ता रेट, मैनेजमेंट का खर्चा, मालिक वगैरह का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, पेमेंट का खर्चा और उसका इंश्योरेंस का खर्चा, नॉर्मल प्रॉफिट और फ्यूल एक्सपेंसेस। इतने सारे चीज आपके मनी कॉस्ट में आते हैं। आप एक कंपनी में, जब आप अपनी कोई कंपनी खोलेंगे तो एक सामान बनाने में आपको इतने सारे खर्चे पड़ेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे केप पैनल प्रेस शॉप की मशीन अगर आप लगाएंगे, आप केप पैनल प्रेस शॉप CPPS, ये मशीन जो है बड़े बड़े गाड़ी का बोनट बनाने का काम करती है। बोनट आगे का हिस्सा होता है, जो देखते होंगे उसको बोनट्स कहते हैं। वो बोनट्स को बनाने के लिए केप पैनल प्रेस मशीन जो आप खरीदिएगा, वो मशीनें का लागत आ जाएगी 150-200 करोड़ रुपए। वो मशीन इतने रुपए के लगे, उसको चलाने वाले इंजीनियर के तनखे, उसमें काम करने वाले और वर्कर के सैलरी, प्लस अब जो आपने सीट खरीदा, लोहा का सीट कहीं और से खरीदिएगा, आयरन सीट, ताकि उसको डाल के उसके ऊपर पंच करेगा, वो खर्चे, प्लस मैनेजरियल्स एक्सपेंसेस, प्लस उस मशीन को चलाने के लिए लगने वाला ईंधन, फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे खर्चे इसी में ऐड किए जाते हैं। ये सब कुछ मनी कॉस्ट कहलाती है। ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी। आप इस लेक्चर को, वीडियो को फॉरवर्ड करके एक एक लाइन को 2 बार 3 बार सुनिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जहां आपको दिक्कत बुझाती है। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह से लेफ्टविच नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर एक्सप्लेन किया है
कि explicit cost are those cash payment which the firms make to outsider for their explicit cost, वही पढ़ा रहे हैं, their service and good, यानी उस सामान का सर्विसिंग और लगने वाले लागत के खर्चे को हम लोग एक्सप्लिसिट गुड कहते हैं। क्या बोले फिर से बोलिए। एक्सप्लिसिट गुड, explicit costs refer to the actual money outlay of the firm to buy or hire, चाहे आप खरीदिए बाहर से या उसको भाड़े पे लीजिए। द प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, किसके लिए? उत्पादन के संसाधन के लिए लगने वाला खर्चा को एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। रियल कॉस्ट, implicit costs are payments which are not directly or actually paid out by the firm, as no contractual disbursement is fixed for time, जिसमें जो खर्चा होता हो, जो पेमेंट लगता हो, ये डायरेक्टली नहीं होता हो, डायरेक्टली खर्च नहीं होता हो। एक्चुअली ये पैसा जो है फर्म बाद में पे करती, जैसे लेबर चार्जेस वगैरह आप समझ सकते हैं। इसको एट ए टाइम नहीं देना पड़ता है, मंथली बेसिस पे रहते हैं, और कुछ लोग हायर पे भी लेते हैं, भाड़े वाड़े पर भी उठाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स आप इसको समझिए। फॉर सर्विस ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज ए पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट। एंटरप्रेन्योर का जो होता है, जो नए नए चीज़ को बताते हैं, उसका जो कॉस्ट होता है डायरेक्ट पेमेंट फॉर हिज ओन सर्विसेज गिवन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। उत्पादन के प्रोसेस से ये डायरेक्ट पे आउट होती है। डेफिनेशन क्या है इम्प्लिसिट कॉस्ट का? सिर्फ वही लेफ्टविच नाम के व्यक्ति ने दिया है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ सेल्फ फाउंड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। ये सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेस में लगने वाला पैसा ही इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। आइटम्स इंक्लूडेड, इसमें क्या है एक रिम्यूनरेशंस ऑफ सर्विसेज गिवन बाय एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, या तो जो एंटरप्रेन्योरशिप को आप कुछ पैसा देते हैं, खुशी से देते हैं, ठीक है। जब एसी फॉल करता है तो एसी बना रहता है एमसी से, ठीक। व्हेन एसी बिकम मिनिमम तो एसी इक्वल टू एमसी। ओके। व्हेन एसी राइजेज तो एसी छोटा होता है एमसी से। एमसी से, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे है शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड कॉस्ट। इन शॉर्ट रन, बोलो, अच्छा बोल रही है। In short run, TC include both TFC and TBC, but in long run, distinction between fixed and variable factor disappear because all factors become variable, and hence in long run, TC include only variable cost. मतलब ये क्या हो जाता है? देखिए, एक फिक्स्ड कॉस्ट तो हो ही गया, आप तो समझ गए, पूरा पैसा लगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट होने के बावजूद कंपनी जो है पैसे को एक मार्जिनल कॉस्ट पे बेच देने का प्रयास करेगी। अब शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड, लंबा कर्व एंड यू शेप्ड कर्व। यू शेप्ड में क्या हुआ? एक बार पैसा गिरा नीचे और फिर जो उठा उठते रह गया कंटिन्यूसली। एसी में एक बार उठा और उसी के सिस्टमेटिकली डाउन हुआ, नहीं समझे? उसी के अकॉर्डिंगली एक ऐसा दिखता है, ये एक बार उठ जाता ऊपर और एक बार पूरा नीचे आ जाता है। इसी को एसी कर्व करते हैं। और हमको ही एक अपन की